हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ तक पढ़ा कल? मौर्य काल है ना? मौर्य काल पढ़ रहे हैं ना? थोड़ा सुनाओ देखे पुराण। तो अपने राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण शुरू किस आदमी ने किया? कार्लाइल। कार्लाइल याद रख लो अपने नाम, कार्लाइल तो याद रह जाएगा। कार्लाइल। अच्छा, पाषाण काल में सबसे पहले जयपुर इंद्रगढ़ से कौन प्राप्त करता है? सीए हैकेट। झालावाड़ में सेटन कार, और जालोर में पाषाण काल के दो बड़े सेंटर मिले अपने को, बागौर और तिलवड़। दोनों का उत्खनन वीरेंद्रनाथ मिश्र। बागौर कौन सी नदी के किनारे? तिलवाड़ा लूनी नदी किनारे, है ना। बागौर को सभ्यताओं की क्या कहा जाता है? पालना कहा जाता है। और बागौर के अंदर जो चीजें मिली अपने, कृषि, पशुपालन, लघु पाषाण उपकरण, और क्या है? अच्छा, इधर आपके तिलवाड़ा के अंदर अपने को मिले लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन और अग्निकुंड। क्या मिले? अग्निकुंड। अच्छा, उसके बाद में दो तीन सेंटर हमने और नाम पढ़े, जायल, डीडवाना, बुढ़ा पुष्कर और पचपत्र, है ना। उसके बाद आगे ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण वाली सभ्यता बनास नदी के आसपास है, इसलिए बनास सभ्यता। मुख्य केंद्र आहड़ है, इसलिए आहड़ सब। आहड़ आइडिया बेड़च उदयपुर के अंदर है। पुराना नाम था आघाटपुर या आठपुर। स्थानीय भाषा में लोग कहते हैं धूलकोट। क्या कहते हैं? धूलकोट। अच्छा, रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की। फिर इसके उत्खनन करने वाले अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, हंसमुख धीरज सांकलिया और वीर। सबसे बड़ा उत्खनन किया था हंसमुख धीरज सांकलिया। तांबे गिलानी की भट्टियां मिली, इसलिए अमरवती नगरी कहे हम इनको। एक जगह से 6-7 चूल्हे मिले, जो बताता है कि सामूहिक भोजन या संयुक्त परिवार। बिना हत्थे का जलपत्र मिला, जो ईरान की सभ्यता। और हमें एक वो यूनानी सिक्का मिला, इस पे अपोलो का चित्र। बाट मिले हैं, जो बताता कि ये क्या था? व्यापारिक केंद्र। लाल व काले मृद भांड मिले, जिनको लोकल भाषा में गोरे या गेहूं उगाते, चावल उगाते, ज्वार उगाया करते थे। और हाँ, एक बेल की मड़ मूर्ति मिले, जिसको हमने क्या? बनास का बेल। यही पढ़ा। चावल चावल बता दिया, चावल गेहूं जवार वगैरह आदि। अच्छा, उसके बाद गिलुंड इसका एक केंद्र है ना, राजसमंद के अंदर। मोड़िया मगरी का उत्खनन किया गया था, वी एस सिंधे, बीबी लाल और ग्रेगरी पोसल ने। और यहाँ से हमें क्या क्या मिला? पक्की ईंट। आहड़ में कच्ची, यहाँ पे ईंटें पक्की। पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियां, और 5 प्रकार के मृद। फिर मिला अपने को बालाथल। बालाथल में आपके कौन कौन है? वीरेंद्रनाथ मिश्र। 11 कमरों का एक हाथ से बुना हुआ कपड़ा, नलकूप, लोहा लोहा गलाने की भट्टियां। ओजियाना, ओजियाना में बी आर मीणा, आलोक त्रिपाठी। गाय की मण मूर्तियां, बेल की। यही था। उसके बाद आ गया अपने कांसे। कांसे में सिंधु घाटी, सिंधु घाटी में कालीबंगा। कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ में। घग्गर नदी के किनारे काली चूड़ियां। और स्टाइन करके गया। फिर तैसी तोरी, खोज करने वाला अमलानंद घोष। फिर बीबी लाल और बी के थापर। 61 से लेके 69। कितनी लेयर? शुरुआत वाली 2 तो प्राक हड़प्पा, बाकी वाली 3 विकसित हड़प्पा वाली थी, है ना। और दशरथ शर्मा कहते हैं कि कैसी राजधानी हमारी? तीसरी, थर्ड कैपिटल, तीसरी राजधानी है। और फिर हमने कहा कि यहाँ से ईंटें कच्ची मिली, गरीब बस्ती है, वो ईंटें कैसी है? हमारी अलंकृत। जुता हुआ खेत, खेत में एक साथ एक साथ 2 फसलें लिया कर। 3 युग्मित। 7 क्या मिले? अग्निकुंड। 7 क्या मिले? अग्निकुंड। मुहर कैसे मिली है? बेलनाकार। एक खोपड़ी मिली है, कितने छेद है? 6। और तो लकड़ी की नालियां। नालियां किसकी है? लकड़ी। और तो क्या पड़ा? भूकंप। किसके साक्ष से? भूकंप। भूकंप के साक्ष से। इतना ही पड़ा। अच्छा, अमलानंद घोष 1985 में म्यूजियम बना दे। अच्छा, एक बात और बताऊं, कहीं अटकाना इसको, कुछ मिला नहीं। पाकिस्तान, वैसे आपने उधर पढ़ा होगा इंडियन में, इसलिए मैं बताया नहीं, फिर मेरे दिमाग में पूछ ही लेता हूँ। पाकिस्तान में एक सेंटर मिला, कोट दीजी। कौन सा सेंटर था? कालीबंगा और कोट दीजी सेम है। जैसी चीजें कालीबंगा में मिली है, वैसी चीजें किससे मिली है? कोट दीजी। तो कई बार कोई पूछेगा कि कालीबंगा के समान एक स्थल जो है पाकिस्तान में मिला है, वो स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? कोट दीजी। कौन सा है? तो लिख लो, कई साइड में अटका लो। वहां नहीं बताया था क्या? तो वहां तो फिर लिख लो अपने यहाँ। कई साइड के अंदर अटका लो कि कालीबंगा के समान स्थल। पहले स्लाइक कालीबंगा बराबर लिख लो, कोट दीजी पाकिस्तान का सेंटर है एक।
एक और बताता हूँ। बागोर में जिस जगह का उत्खनन किया था ना, उस जगह का नाम है महासतिया। क्या नाम है? तो जहां उत्खनन करता लिख रखा है वहां लिख लो महासतिया का उत्खनन, बागोर वाला महासतिया का एक्सकेवेशन ऑफ महासतिया। उस जगह का नाम महासतिया है जहां का उत्खनन किया था। बागोर, बागोर जो सबसे पहले लिखाया था। उत्खनन स्थल लिख लो, एक्सकेवेटेड साइट। बागोर में जिस साइट का उत्खनन हुआ, जैसे गिलुंड वाली साइट का नाम क्या? मोडिया मगरी। बागोर वाली साइट का नाम क्या? महासतिया। ये अलग अलग नाम दे देते हैं इनके। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तो उनके भी नाम है, माउंट ए, माउंट बी, ऐसे अलग अलग नाम है उनके। पर वो इतने पूछते नहीं। ये एक बार पूछा हुआ है शायद, जहां तक मेरे याद आता सवाल, तो याद रहे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सोथी, और हमने कहा अमलानंद घोष ऐसा कहता है बीकानेर के आसपास की सभ्यता सोथी सभ्यता, ये हड़प्पा का उद्गम है, कालीबंगा प्रथम, और 2 केंद्र बताता है, सावणिया और। फिर आ गया वैदिक काल। वैदिक काल में 3 सेंटर पढ़े हमने, अनूपगढ़, तरखानवाला डेरा और चक 64। ये सारे कहां पर है? गंगा में। उसके बाद आ गया आपका महाजनपद। महाजनपद में बड़ा आपके मत्स्य, अलवर वाला पूरा बेल्ट, राजधानी विराटनगर। मत्स्य महाजनपद जानकारी ऋग्वेद में, किसमें? महाभारत, महाभारत में। और इनका साल्व जनपद के साथ में क्या चलता रहता था? और चदी महाजनपद ने इनको हराया, मगध वालों ने मिला लिया था। और गोपीनाथ शर्मा कहते हैं पहला इतना ताकतवर नहीं था, महाभारत के युद्ध के बाद में ये ताकत। सूरसेन महाजनपद भरतपुर वाला बेल्ट, अलवर वाला बेल्ट, मथुरा। कुरु महाजनपद में अलवर वाला बेल्ट और इंद्रप्रस्थ। फिर अपना बड़ा जनपद है सिवी, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। राजधानी कौन सी थी? नगरी कह दो या माध्यमिका। DR भंडारकर ने उसका उत्खनन किया था, और वो अपने राजस्थान की पहली एक्सकेवेटेड साइट है। और फिर हमने और तो क्या पढ़ा था? हाँ, महाभारत से जानकारी मिलती है, पाणिनि के अष्टाध्यायी से जानकारी मिलती है, पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है, बड़ली वाले अभिलेख, कौन से अभिलेख से? बड़ली अभिलेख से जानकारी मिलती है। फिर मालव जनपद, ये टोंक और जयपुर। खेड़ा सभ्यता, राजधानी कौन सी है? नगर। सबसे अधिक सिक्के इसी जनपद के मिले। वो सिक्के या तो नगर से मिले या रेड से। रेड को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते थे। कैलाशनाथ पुरी। अच्छा, केदारनाथ, केदारनाथ देखा क्या? हाँ तो लिख। कैलाशनाथ दीक्षित है ना, मैं कह रहा हूं ना कुछ वो मेरे गड़बड़ वही हो रही थी। केदारनाथ पुरी है, वो लिख लो। रेड वाले का नाम लिख लो, केदारनाथ पुरी। कैलाशनाथ लिखा था ना कल अपन ने, वो केदारनाथ। तो केनपुरी, केनपुरी दिमाग में आ रहा था मेरे। केदारनाथपुरी। रेड, रेड का उत्खनन करता कौन बंदा है? क्या नाम बताओ देखिए? केदारनाथपुरी। अच्छा, इसके बाद में कौन सा जनपद आ गया? योद्धे, गंगानगर, हनुमानगढ़, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। और वो कहता है वीर योद्धों ने कुषाणों की शक्ति को रोक। अर्जुनायन, भरतपुर, अलवर और सिकर। सालवय, अलवर, राजन ने भरत। खत्म। महाजनपद के बाद में कौन सा आ गया? मौर्य। मुख्य केंद्र कौन सा? बेराट। किसके अभिलेख? अशोक। कितने? 2। एक कौन सी पार्टी? बीजक। एक कौन सी पार्टी? भीम। बीजक पार्टी से कब मिला? 1837। और कैप्टन बाइट को, उसी को हम क्या बोलते हैं? भाबरू। और उसी में लिखा हुआ है बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। उसी में बौद्धों की पुस्तक है। और अशोक का नाम वैसे ही नहीं मिलता, इसमें लिखा हुआ मगध का राज। और वो मिला था 1871 में कार्लाइल। किसको मिला था? कार्लाइल को मिला था। फिर अवेनसांग यहाँ कहता है कि यहाँ पे मंदिर थे, लेकिन किसने तोड़ दिए? मिहिरकुल। बेराट वाला अभिलेख मिला था, राम सिंह ने यहाँ पे खुदाई करवा दी। सोने की संदूक मिली, मिट्टी मिली, हम कहते हैं शायद भगवान बुद्ध के अवशेष। फिर मानसरोवर वाला अभिलेख है 713 का। कितने मौर्य राजाओं के नाम? महेश्वर, भीम, भोज और मान। फिर अंतिम मौर्यों की जानकारी कौन से अभिलेख में? कर्णसभा। वो कब का? आपका 738। वो कहां से मिला? कोटा। और उसमें मौर्य राजा कौन सा है? धवल। धवल, यही। और इसके बेराट का उत्खनन इन 3-4 लोगों ने किया, आपके दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, और वो कैलाशनाथ दीक्षित। पूरा लिख लो, कैलाशनाथ दीक्षित। कल मैंने खाली दीक्षित लिखवाया था। कैलाशनाथ दीक्षित। वो KN पुरी और ये KN दीक्षित। कैलाशनाथ दीक्षित। और कुछ थोड़ा लिखवाया इसमें, इतनी बातें पढ़ाई।
लो लो, मैं आगे पढ़ाने से पहले मैं एक बात और बताता हूँ, लो आपको सुनो एक बात। ये अपने C1 बैच के एक स्टूडेंट है, करतार छापरिया। क्या नाम है? करतार छापरिया। C1 आप वाला कौन सा? B11। तो C1 जो बैच है वो C1 बैच के स्टूडेंट। ये अपने पुराने स्टूडेंट थे, 2017 में इन्होंने एडमिशन लिया था, पर पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से उस समय न तो पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए ना बैच को कंटिन्यू कर पाए, तो छोड़ दिया था। अब वापस ज्वाइन किया। वैसे क्या पारिवारिक परिस्थितियां रही कि आप छोड़ के चले गए? तो अब जब वापस आए तो इन्होंने बताया कि सर शादी हो गई थी और शादी होने के बाद में फैमिली वाले कामों में मत फंस के रह गया था, पढ़ नहीं पाया। अक्सर देखते हैं हम ग्रामीण समाज के अंदर की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद कमाई करो, कमाई करो तो पढ़ाई वढ़ाई छूट जाए, आपको जो जॉब करनी है जॉब करो, या बिजनेस करना है तो बिजनेस। उन वाला मामला और जोरदार इंटरेस्टिंग। अभी भी वो हम उम्र से ही होंगे, आपके हम उम्र रहे होंगे। तो अभी जब उनकी एज ये है, तो 2017 में शादी हुई, तो आज के 5 साल पहले तो एज और कम रही होगी। लड़के की एज कम तो लड़की की एज और कम। उनकी जो मिसेज है वो 10th पास करने के बाद घर वालों ने शादी कर दी। गांव के अंदर होता भी अक्सर, 10वीं तक पढ़ा दी, अब क्या करना आगे, तो आगे शादी कर दी जाए। उनको लगा कि यार उनकी जो मिसेज है वो थोड़े पढ़ने में ठीक है, तो इनको आगे पढ़ाया जाना चाहिए। घर में इन बात की कि भाई इसको आगे पढ़ाया जाना चाहिए, तो इधर घर वालों ने मना कर दिया, आप पढ़ के क्या करेगी? पढ़ाना ही होता तो इसके पीहर वाले पे डाल लेते, वो बाद में शादी कर देते। अब उन्होंने शादी कर दी तो बस ठीक है। और अपने ग्रामीण समाज अभी भी वैसा है कि यदि शादी के बाद लड़की को पढ़ाना भी है तो प्राइवेट करा लो, 12th प्राइवेट कर लेगी, बीए प्राइवेट कर लेगी, फिर कोई बीएड करा दो इधर उधर आसपास की किसी कॉलेज से, और बाद में घर पे बैठ के तैयारी कर लेगी, हो जाए सिलेक्शन तो बढ़िया, नहीं टाबर तो खिलाना ही है। नॉर्मल सा सीधा सा फंडा है। इन करतार भाई को इनको लगा कि यार नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, घर वालों से थोड़ी बगावत की कि भाई नहीं मैं वाइफ को पढ़ाऊंगा, और ये यदि इंटेलिजेंट है तो इसे साइंस सब्जेक्ट लेना चाहिए, और साइंस लो तो फिर तो आप रेगुलर स्कूल जाओ, फिर तो प्राइवेट कर ही नहीं सकते, और इसे आगे पीएमटी की तैयारी करनी चाहिए। ऐसी कोई बात करे तो गांव में हंसने वाले और लोग मिल जाए, ये बनेगी डॉक्टर नहीं तू बनाएगा, उस टाइप के लोग और मिल जाते। पर उन्होंने घर वालों से थोड़ा बगावत किया। घर वालों की एक दिक्कत ये कि यदि ज्यादा पढ़ लिख गई तो अपनी इज्जत नहीं करेगी, ये भी एक दिमाग में फितूर रहता है, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए कि ज्यादा पढ़ने के बाद इज्जत ज्यादा करेगी, शिक्षा संस्कार निर्माण करेगी कहीं ना कहीं, तो ज्यादा अच्छी चीजें आएगी। पर कुछ चीजें इतनी आधारभूत तरीके से समाज के अंदर धंस जाती है कि वो बाहर निकल ही नहीं पाती है। तो उन्होंने भाई अपनी वाइफ को पढ़ाना शुरू किया, और वो लड़की भी पढ़ने में बेहद इंटेलिजेंट, उन्होंने भी उतनी मेहनत की। 11th-12th उन्होंने साइंस से किया, फिर पीएमटी की तैयारी की, और पिछले साल उनका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, पीएमटी में सिलेक्शन हो गया। अब वो शायद जोधपुर एमबीबीएस कॉलेज उनको मिला हुआ है, और वो वहां से एमबीबीएस कर रहे हैं। पर अब जब आप 4-5 साल वो वाइफ की पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान लगाया, तो पीएमटी वाली कोचिंगें भी सारी महंगी होती है, तो खुद की पढ़ाई इस चक्कर में छूट गई। भाई एक आदमी पढ़ सकता है, या तो आप पढ़ सकते हो या ये पढ़ सकता है। उनको लगा कि ये ज्यादा अच्छा कर रही है तो इनको पढ़ना चाहिए। जैसे तैसे करके वो मैनेज हो रहा था। फिर लगा कि यार नहीं, बिना कमाई के तो मैनेज भी कैसे होगा, घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, इसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे देंगे। तो ई मित्र खोल लिया, अपने कोई ना कोई काम आता है तो क्या कर लिया जाए, ई मित्र खोल लिया जाए। तो ई मित्र खोल लिया। कोरोना ने ई मित्र वाला मामला गड़बड़ा दिया। ठीक है, ई मित्र एसेंशियल सर्विस थी, पर जब लोग ही घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो एसेंशियल सर्विस पे भी जाएगा कौन? वैकेंसी आनी बंद हो गई। ई मित्र वालों के काम ये होते हैं, फॉर्म वगैरह भरने, इस टाइप के काम होते हैं, स्टूडेंट जाए फोटोकॉपी करवाए, ये काम होते हैं, वो बंद हो गया। तो आर्थिक वाला मामला थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ। फिर भी बंदा हिम्मत थी, बंदा संघर्ष करने वाला, और उनको लगा कि नहीं यार करेंगे, संघर्ष करेंगे, कोई बात नहीं। अब जब वाइफ का उधर एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, इधर कोरोना के बाद की परिस्थितियां थोड़ी ठीक हुई, दुकान वापस चलने लगी, तो उन्होंने आजकल अपने यहाँ पर एडमिशन ले रखा है C1 बैच के अंदर। अब वो कई दिनों बाद में दिखे तो पुराने स्टूडेंट को पहचान जाए, तो वैसा होता है कि भाई अरे बीच में कहाँ चले गए थे, इतने दिन कहाँ गायब हुए। तो उन्होंने एक दिन ये कहानी बताई कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया था। कहानी मोटिवेटिंग है, इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको आसपास में नहीं मिलेंगे। उल्टा एग्जाम्पल है, लड़की कितनी भी पढ़ने वाली हो वो परिवार के लिए पढ़ाई छोड़ती है। ऐसा उल्टा उदाहरण कम मिलेगा कि लड़के ने लड़की के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उसको पढ़ा के एमबीबीएस में सिलेक्शन करवा दिया। तो वो दिलीप सर को एक दिन ये सब बात बता रहे थे, तो बाद में एक प्लान आया कि उनकी जो दुकान है ई मित्र वाली, वो अपने ही आस पास में, गणेश स्मारक कौन सा है ये पास, ये सामने वाला है ना, सामने, इस गणेश स्मारक वाले में कोई स्वाद रेस्टोरेंट है कोई, उसके पास में एक दुकान है उनकी, CSE मित्र नाम से।
किस नाम से? CS। करतार छापरिया उनका नाम है। तो छापरिया सर्विसेज ई मित्र के नाम से उनकी दुकान है। ई मित्र की दुकान पे जैसे जो नॉर्मल काम होते हैं, आपके सारे फॉर्म जो भरने होते हैं वो फॉर्म वहां पे भरे जाते हैं, फोटोकॉपी वगैरह का जो काम होता है वो वहां पे किया जाता है। या आपके जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, जन आधार जैसे भरवाने हो ये होते हैं। किसी को कोई बिजली के बिल वगैरह भरवाने हो, पानी के बिल भरवाने हो तो ये होता है। उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में ये भी लिख रखा है हम 1 रुपए में 3 फोटोकॉपी करते हैं। नॉर्मली कितनी देते हैं आजकल बाहर? एक में दो, दो में एक, अलग अलग रेट, अलग अलग होंगे। 1 रुपए में 3 तो आजकल कम ही लोग करते होंगे मुझे लगता है। फिर इन्होंने लिख रखा है कि सर हम 1 रुपए में कितनी फोटोकॉपी कर देते हैं? 3। मेरा ये सुझाव था, मैं पर्सनली आपको भी कहना चाहूंगा, इससे मेरी बात मान लीजिए, आप मेरी दुकान मान लीजिए। मुझे लगा यार अपना कोई स्टूडेंट यदि इतनी हिम्मत दिखाता है तो हमें इतना तो सहयोग कर ही देना चाहिए कि हम फोटोकॉपी इनकी दुकान से करा लें। अपने कराते ही फोटोकॉपी भी कराते हैं, कोई रजिस्टर भी खरीदते होंगे, अपने कोई ये ई मित्र वाले फॉर्म भी भरते होंगे, दूसरा कोई पानी का बिल, बिजली का बिल टाइप का भी कोई भरते होंगे। आइंदा से आप इस प्रकार किसी गतिविधि में लो, किसी ना किसी दुकान में जाना ही, आपकी खुद की दुकान है नहीं, इसमें चले। अपना स्टूडेंट है, इस प्रकार के लोगों को हिम्मत मिलनी चाहिए। किस प्रकार के लोग समाज के लिए अनुकरणीय है। वास्तव में हम मोटिवेटेड कहानियों, मोटिवेशन वाली कहानियों के पीछे घूमते रहते हैं कि यार हमें ये कहानियां मिले, जबकि हम ये नहीं देख पाते कैसी कहानियां हमारे आसपास है। उस आसपास से हम कहानियां चुनना नहीं चाहते। संबल मिलेगा ऐसी चीजों का तो मानेंगे ये बात तो आप। मैं इनका वो लिख देता हूं, इनका एक टेलीग्राम चैनल है, और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि भाई जब इस बात का पता चला तो मैंने भी कहा उनको कि कोई आर्थिक संभावना, आर्थिक समस्या ज्यादा हो तो आप बता सकते हैं, दूसरे रास्ते निकाले जाएंगे उसके। तो उनका नहीं 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 सर, नहीं है आर्थिक समस्या है, पर दूसरा तरीका जो आप कर रहे हो वो कुछ ही नहीं। मैं क्या कर रहा था, मैं यही है कि भाई हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं नहीं सर, आपने कमाएंगे, कोई बात नहीं। इस प्रकार के संघर्ष आते रहते हैं, और संघर्ष के अंदर थोड़ा बहुत कर्जा भी होता है, कहीं से लोन भी लेने पड़ते हैं, तो कमा के चुका देंगे, कोई बात नहीं है। दुकान इतना मेरे खर्चा निकाल देती है कि मैं मेरा खर्चा निकाल पा रहा हूँ, कोचिंग का खर्चा निकाल पा रहा हूँ, वाइफ का भी निकाल पा रहा हूँ। बीच में कोरोना की वजह से 2 साल जो गड़बड़वार उसमें थोड़ा बहुत हो गया, तो कमा के और करेंगे। मुझे लगता है और अपने, जब बंदा इतना ही स्वाभिमानी हो तो अपने ये तो कर सकते हैं कि दुकान की कमाई यदि 15 होती है तो अपनी वजह से 16 हो जाए, 17 हो जाए, 18 हो जाए, ये तो किया जा सकता है। कम से कम अपने को ये कहीं ना कहीं से काम करवाना है। आगे से जब भी आप फॉर्म वगैरह भरो तो इनके वहां से भरवा लिया करें। इनके एक वो चैनल का नाम है CSE मित्र, टेलीग्राम चैनल है कोई, आप ज्वाइन कर ले। वो कहते हैं मैं फॉर्म वगैरह की जानकारियां देता रहता हूं वहां पर। इनका एक नंबर लिखा हुआ है नीचे, मैं नंबर लिख देता हूं आपको। आप उतार ले, फोटो खींच लें इसका। थोड़ा आप ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए। और मुझे दोनों लोग, पति पत्नी दोनों, यूं वो लगते हैं। अक्सर क्या होता है, कई बार कईयों को पढ़ाते भी हैं तो बाद में उनके रिजल्ट उस प्रकार के नहीं आते। वाइफ का रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आया कि उन्होंने सिलेक्शन करवाया उधर। PMT के सिलेक्शन तो अपनी तुलना में भी टफ ही है, उधर वाली तैयारी भी खूब ही कंपटीशन है उसके अंदर। और फिर उन्होंने भी कैसे किया होगा, ये तो है नहीं कि ससुराल से पूरी बगावत हो जाए। ससुराल को भी मैनेज किया होगा, अपने पीहर को मैनेज किया होगा, महिला की जो संभावना, समस्याएं जीती हो सकती है, उन समस्याओं से 2-4 हुए होंगे, उसके बावजूद पढ़े होंगे। इस कम एज के अंदर पढ़ना, ये तो क्या होता है, थोड़े आप मेच्योर हो जाते हो। थोड़े मेच्योर लड़की होती है तो वो इन चीजों को समझती भी है कि हाँ ये प्रॉब्लम आएगी, मुझे इन प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है। आपकी एज भी नहीं हो, फिर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, फिर साइंस जैसा सब्जेक्ट पढ़ना पड़े। पढ़ाई के लिए दिमाग खाली रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या ही दिमाग खाली रहता होगा ऐसे माहौल के अंदर, तो आपके दिमाग में दूसरी चीजें भी होगी। अच्छा, वो मुझे कल जब बता रहे थे तब उन्होंने कहा कि पहले सर घर वालों के दिमाग में ये था कि ये पढ़ लिख जाएगी, इज्जत नहीं करेगी। अब कम से कम ये धारणा तो टूटी है। अब घर वालों को लगता है ये ज्यादा कर रही है। गांव में जो एकदम अनपढ़ बैठी है वो उल्टा फिर भी 2-4 कभी ना कभी करी जाती है ना। भाई खाली दिमाग शैतान का घर है। वो आदमी उस प्रकार की बातें ज्यादा कर जाए, अब ये इज्जत ज्यादा है हमारे समाज में, हमारी पंचायत में, हमारे आसपास में। वो पहली MBBS है तो है ना। तो यूं वो है कि भाई अनुकरणीय चीज है तो थोड़ा सहयोग करना। चलो आगे लिखो, आगे लिखो अपने मौर्य तरकाल। अच्छा एक बात लिख लो, एक बात, बेराट से जो लिपि मिली है उस लिपि का नाम है शंख लिपि। लिपि समझते हो?
चट्टाने हैं बेराट वाली, उन बेराट वाली चट्टानों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। वो जो लिखने की स्टाइल है, वो लिखने की स्टाइल ऐसे लगते हैं जैसे मंदिर का शंख है। तो लिखने की स्टाइल को क्या बोलते हैं? लिपि। तो बेराट की लिपि को क्या कहा जाता है? शंख। लिख लो, नीचे लिख, अलग से लिख लो, बॉक्स में बंद कर लो। बेराट की लिपि को शंख लिपि कहा जाता है। स्क्रिप्ट ऑफ बेराट इज कॉल्ड एज शंख स्क्रिप्ट। बेराट की लिपि को शंख लिपि कहा जाता है। स्क्रिप्ट ऑफ बेराट इज कॉल्ड एज शंख स्क्रिप्ट। क्या कहा जाता है? शंख लिपि कहा जाता है। चलो अब आ गया जवाब। मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्य पीरियड। पतंजलि के महाभाष्य में मध्यमिका की जानकारी है। किसकी जानकारी? क्या जानकारी रही होगी पतंजलि के महाभाष्य में मध्यमिका के बारे में? क्या लिखा होगा? ऋषि पतंजलि लिखते हैं कि भारत में इन दिनों पुष्यमित्र शुंग का राज। किसका राज है? लेकिन मल्लेच्छों ने आक्रमण कर दिया है। किसने आक्रमण कर दिया? और मल्लेच्छ आक्रमण करते करते मध्यमिका, साकेत व पाटलिपुत्र तक पहुंच गए हैं। मध्यमिका, साकेत व, साकेत का मतलब अयोध्या, पाटलिपुत्र मतलब पटना, मध्यमिका मतलब अपना चित्तौड़। तो मध्यमिका का नाम आ रहा है कि मल्लेच्छों ने आक्रमण कर दिया। और मल्लेच्छ आक्रमण करते हुए कहां तक पहुंच गए? मध्यमिका, साकेत और पाटलिपुत्र पहुंच। पुष्यमित्र शुंग के आसपास में मल्लेच्छ, अपने बाहर से जो भी आता था उनको मल्लेच्छ कहते। आप सोचिए पुष्यमित्र शुंग के आसपास में बाहर से जो अटैक हो रहे थे वो कौन कर रहा था? इंडो ग्रीक। किसके अटैक हो रहे थे? यदि एक राजा का नाम सुना आपने, मिनंडर। मिनंडर था, वो पढ़ते हैं आपने, डेमेट्रियस। वो ऊपर जो बैठे हुए थे तक्षशिला वाली साइड में बैठे हुए थे, वहां से आगे आते हैं, है ना, डेमेट्रियस वो जो लोग थे। तो डेमेट्रियस के बाद में उधर आया था मिनांडर। मिनांडर 150 ईस्वी में मध्यमिका पर आक्रमण करता है। मिनांडर कब आक्रमण करता है बताओ देखिए? 150 ईस्वी में। कहां पर अटैक करता है? और न केवल वो मध्यमिका पर आक्रमण करता है, बल्कि बेराट तक उसके सिक्के चला करते थे। कहां तक उसके सिक्के चलते? बेराट तक। और मिनांडर की 16 सोने के सिक्के हमें बेराट से मिले। कौन सी धातु के? सोने के सिक्के मिले हमें। कहां से मिले? बेराट से। आप यदि थोड़ा सा चीजों को और याद करेंगे तो आपको याद आएगा, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए इंडो ग्रीक ने। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक ने। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने। सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने। तो वो जो सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले जो इंडो ग्रीक राजा थे, उनमें एक राजा कौन है? मिनांडर। और इसके सोने के सिक्के हमें कहां से मिलते हैं? बेराट। इसका मतलब भी है कि बेराट एक लंबे समय तक चलने वाला सेंटर है। बेराट मौर्य काल में भी है, बेराट मौर्योत्तर काल में भी है। समझ में आ रही है आपकी बात? इवन हवेनसांग हर्षवर्धन के टाइम में आता, तब भी वो कहता है कि बेराट के अंदर तो है, तभी तो आके गया। वो कहता है यहाँ मंदिर थे, पर मंदिर यार हूणों ने तोड़ दिए। मतलब हूण भी उधर जाके अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब बेराट और लंबे टाइम तक चलने वाला सेंटर है। तो हूणों ने तो अटैक किए थे, हूणों से पहले यहाँ पे अटैक कौन कर गया था? इसलिए मिनांडर कितने सिक्के मिले? पर मिनांडर के एक बड़े आक्रमण की जानकारी अपने को पतंजलि का महाभाष्य देता है। वो आक्रमण उसका कहां पे था, कब किया था? मौर्योत्तर काल। हेडिंग डालो, मौर्योत्तर काल। कहां लिखा? तो बेराट वाले सिक्के इसमें क्यों लिखे तुम? अच्छा ठीक। 150 ईस्वी में, इन 150 एडी, 150 ईस्वी में, इन 150 एडी, इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने, इंडो ग्रीक किंग मिनांडर, इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने आजकल दिलीप सर है, ग्रीस घूम रहे हैं सर। ग्रीस है आजकल, तो डेली वो ग्रीस की फोटो लगाते रहते हैं। कल पार्थेनन मंदिर की लगा रखी थी, 3-4 दिन पहले एथेंस की कहीं की लगा रखी थी सर ने। देखो, इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने, इंडो ग्रीक किंग मिनांडर
मिनांडर ने माध्यमिका पर आक्रमण किया था। इन्वेडेड माध्यमिका, माध्यमिका पर आक्रमण किया था। इन्वेडेड माध्यमिका, माध्यमिका पर आक्रमण किया था। कहां पर आक्रमण किया था? माध्यमिका पर आक्रमण किया था। नीचे लाइन चेंज करके लिखो। बेराट से मिनांडर की 16 सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं। वी गॉट 16 गोल्ड कॉइन्स ऑफ मिनांडर फ्रॉम बेराट। बेराट से मिनांडर के 16 सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं। वी गॉट 16 गोल्ड कॉइन्स ऑफ मिनांडर फ्रॉम बेराट। बेराट से मिनांडर के 16 सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं। वी गॉट 16 गोल्ड कॉइन्स ऑफ मिनांडर फ्रॉम बेराट। अच्छा, एक तो ये मौर्योत्तर काल की जानकारी है। और क्या जानकारी अपने पास? लिखो केंद्र, प्रमुख केंद्र कौन से? लिखो नो है। भरतपुर में एक जगह पड़ती है, नो है। कौन सी जगह? नो है। इसका उत्खनन करने वाले थे रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल। लिख लो उत्खनन करता। यहां नोह से हमें सुंग काल की एक मूर्ति मिली है। कौन से काल की? सुंग। सुंग समझ गए ना? पुष्यमित्र सुंग रही है जो। इनके टाइम की एक मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति है? यक्ष की मूर्ति। किसकी मूर्ति है? आप पढ़ते हैं एंशियंट में, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति। आप यूं कर लीजिए, पुराने टाइम के ऋषि थे। पुराने टाइम के जो ऋषि वगैरह हुआ करते, उनको अपने क्या बोला करते थे? यक्ष। यक्ष बोला करते। तो यक्ष की मूर्ति मिली। इस यक्ष को हमने नाम दे दिया जाख बाबा। क्या नाम दे दिया? ऋषि टाइप की मूर्ति, ऋषियों को बाबा कहते हैं, और यक्ष का नाम हमने क्या बना दिया? जाख बाबा। ये मैंने कभी बताई होगी आपको बात। शिमला के पास में गांव पड़ता है जाखू। शिमला के पास में गांव कौन सा है? जाखू नाम का गांव है। बालाजी का मंदिर है बहुत फेमस वहां पे। मैं एक बार शिमला गया था, तो उस मंदिर को देखने के लिए हम गए थे। तो उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ, उस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, तो उनको ये नहीं पता था कौन से पहाड़ पर संजीवनी बूटी है। तो इस पहाड़ पे एक यक्ष तपस्या किया करता था। हनुमान जी उस यक्ष के पास आए और यक्ष से पूछा कि कौन से पहाड़ पे संजीवनी है, और यक्ष ने बताया कि फलाने पहाड़ पर संजीवनी है। इसलिए वही पहाड़ है जिस पर हनुमान जी उतरे थे, इसलिए यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। तो उस बोर्ड पे लिखा हुआ था यहाँ पे यक्ष तपस्या करता। कौन तपस्या करता? उनका इस यक्ष तपस्या क्या करता? यक्ष का नाम धीरे धीरे हो गया यक। यक से पड़ गया जक, जक से हो गया जख, जक से हो गया जाख, इसलिए गांव का नाम है जाखू। गांव का नाम क्या है? एग्जैक्टली अपने भी यही परंपरा से उस यक्ष को अपने क्या बोलने लग गए? जाख बाबा। क्या बोलने लगे? तो यक्ष की मूर्ति है, हम क्या कहते हैं उसको? जाख बाबा। कौन से काल की? देखो, यहां से सुंग काल की यक्ष की मूर्ति प्राप्त होती है। यहां से सुंग काल की यक्ष की मूर्ति प्राप्त होती है। यक्ष आइडल ऑफ सुंगा पीरियड वाज कलेक्टेड फ्रॉम हियर। यक्ष आइडल ऑफ सुंगा पीरियड वाज कलेक्टेड फ्रॉम हियर। यहां से सुंग काल की यक्ष की मूर्ति प्राप्त होती है। यक्ष आइडल ऑफ सुंगा पीरियड कलेक्टेड फ्रॉम हियर। सुंग काल की यक्ष की मूर्ति प्राप्त होती है, जिसे जाख बाबा कहा गया है। विच इज कॉल्ड एज जाख बाबा, जिसे जाख बाबा कहा जाता है। विच इज कॉल्ड एज जाख बाबा। जिसे जाख बाबा कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज जाख बाबा। क्या कहा जाता है इसको? एक सेंटर और लिखो, रंग महल, हनुमानगढ़ में पड़ता है। उत्खनन करता लिखो, डॉक्टर हन्ना रीड। महिला थी एक, स्वीडन की। कोष्टक में स्वीडन लिख लेना, स्वीडिश डॉक्टर थी एक, डॉक्टर हन्ना रीड।
यहां से कुषाण काल की मूर्ति मिली है, वो सुंग काल की रही है, किसके टाइम की? कुषाण। आप वैसे भी नोटिस कीजिए, कुषाणों का राज पंजाब में था। पंजाब में चीज होगी तो गंगानगर हनुमानगढ़ में इजीली मिल जाएगी आपको। कुषाणों के टाइम की एक मूर्ति मिली है, गुरु शिष्य की मूर्ति। किसकी मूर्ति है? तो कोई पूछेगा गुरु शिष्य की मूर्ति कहां से प्राप्त होती है? रंग महल से। कौन से पीरियड के? यहां से कुषाण कालीन गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई। आइडल ऑफ गुरु शिष्य ऑफ कुषाण पीरियड वॉज कलेक्टेड फ्रॉम ईयर। यहां से कुषाण कालीन गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। आइडल ऑफ गुरु शिष्य ऑफ कुषाण पीरियड वॉज कलेक्टेड फ्रॉम ईयर। यहां से कुषाण कालीन गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। कुषाण कालीन गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई। ये मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद कौन सा अपना? गुप्त काल। लिखो गुप्त काल। गुप्ता पीरियड, गुप्ता एरा। मुख्य के अंदर लिखो, एक नंबर लगा, लिखो बयाना। और बयाना की सारी बातें मैं लिखवा दी आपको। समुद्रगुप्त ने यहां पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो कि पहला विजय स्तंभ। हमने पढ़ा था यहां पर नगला छेल नाम के स्थान से हमें खूब सारे सिक्के प्राप्त हुए, है ना, गुप्तों के सिक्के प्राप्त हुए। हमने पढ़ा था कि वरिक वंश के राजा विष्णुवर्धन ने यहाँ पर भीमलाट बनवाई। प्रतिहार वंश के राजा लक्ष्मण सेन की पत्नी चित्रलेखा ने यहाँ पर उषा मंदिर का निर्माण करवाया। बताए हुए? वापस रिपीट करवाऊं आपको तो, या वहां से पढ़ लोगे? पढ़ लोगे। इतना याद रखना है, बयाना कौन से काल का सेंटर है? गुप्त काल। बाकी बातें वहां पढ़ो, बोले यहां पढ़ो, एक ही बात। अगला लिखो बड़वा अभिलेख। बड़वा अभिलेख। बड़वा 12 में एक जगह पड़ती है, 12 में। सन तो मैं भूल गया, पर इतने पुराने क्वेश्चन पूछते भी नहीं। अपने तो याद रखना, इससे मिलती क्या जानकारी? इससे मोखरी वंश की जानकारी मिलती है। कौन से वंश की? लिख लो। इससे मोखरी वंश की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मोखरी डायनेस्टी। इससे मोखरी वंश की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मोखरी डायनेस्टी। मोखरी वंश की जानकारी मिलती है। कौन से वंश की जानकारी मिलती है? मोखरी, मोखरी वंश की जानकारी मिलती है। मोखरी वंश पढ़ा है क्या आपने? के हाँ, कहीं नाम आया कि मोखरी वंश? हाँ एग्जैक्टली। हर्षवर्धन की बहन राजेश्वरी की शादी मोखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ की गई थी। पढ़ते हैं हम? नहीं पढ़ाई? हर्षवर्धन पढ़ा होगा तो ग्रहवर्मा नाम आया होगा, है ना। और ग्रहवर्मा को वो कौन मार देता है? किसने मार दिया था? देवगुप्त। देवगुप्त मार देता है। फिर देवगुप्त को जाके मारता है राज्यवर्धन। राज्यवर्धन को मार देता है शशांक, और शशांक का बदला लेने के लिए जाता है हर्षवर्धन। फिर पता नहीं क्या हुआ, क्यों मार पाया आग, नहीं मार पाया आग। कि बाण भट्ट के हर्षश्री तिथि गति की, और हर्षवर्धन एक बड़ी सेना लेकर गौड़ के राजा शशांक की तरफ चला। आग खा गया वो। तो या तो हो सकता शशांक ने कूट दिया हर्षवर्धन को, इसलिए बाण भट्ट इस बात को लिखना भी नहीं। शशांक वही जिसने बोधि वृक्ष को कटवा कर फेंक दिया था, है ना। बोध गया में बोधि वृक्ष को कटवा, उसने क्या रही किसके नीचे ज्ञान प्राप्त हो, कटो इसको, कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ इसके नीचे, उसने कटवा के फेंक दिया था शशांक। वो जो वहां पे आप ग्रहवर्मा पढ़ते हैं, वो कौन से वंश का? अच्छा, और बात, ये बड़वा वाला जो अभिलेख है ना, यूप लेख है। यूप लेख का मतलब यज्ञ के टाइम में जो अभिलेख लगाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? यूप, यूप लेख बोलते हैं। 4 पिलर है। कितने पिलर लगाए हैं? लेख 3 पिलर पे, एक पिलर पे लेख नहीं है। बड़वा में स्तंभ कितने प्राप्त हुए? लेख कितने? है ना। मुझे याद है एक बार आरपीसी का सवाल है कि बड़वा से कितने स्तंभ तथा कितने लेख प्राप्त होते हैं? स्तंभ कितने? 4। लेख कितने? एक स्तंभ जो है उस पर लेख लिखा हुआ लिख लो अपने साइड में, 4 स्तंभ 3 अभिलेख, ताकि थोड़ा दिमाग में रहेगी। 4 पिलर्स 3 इंस्क्रिप्शन। बड़वा वाले में लिख के बॉक्स में बंद कर ले। 4 स्तंभ 3 अभिलेख।
4 pillars, 3 inscriptions. एक सेंटर कौन सा भैया ना, एक सेंटर कौन सा बड़ो, एक सेंटर लिखो बाडोली। ये भी मुझे लगता है नरेंद्र सर ने पक्का लिखवाया होगा। लिखो बाडोली, चित्तौड़गढ़ में जगह एक। कल हम पढ़ रहे थे कि हूण जो थे वो बौद्धों के तो दुश्मन थे और शिव जी की क्या हुआ करते भक्त, और हूणों का एक राजा हुआ मिहिर कुल। कौन हुआ? उसने बैराठ में तो बौद्धों के मंदिर तुड़वा दिए और बाडोली में शिव जी का मंदिर बनाया। पढ़ा होगा ना उधर भी, लिख लो वापस लिख लो। बाडोली में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था मिहिर कुल ने, पूरा लिखना, मिहिर कुल ने यहां पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। मिहिर कुल बिल्ट शिवा टेम्पल हियर। मिहिर कुल बिल्ट शिवा टेम्पल हियर। तो 3 तो बी है गुप्त काल में, बयाना, बड़वा, क्या क्या बताओ देखिए, बयाना, बड़वा और एक जगह लिख लो चार चौमा, ट्रिपल बी सी है चार चौमा, कोटा के अंदर एक जगह पड़ती है चार चौमा। मंदिर मिले हैं भारत में। मंदिरों का निर्माण किस काल में माना जाता है? गुप्त काल। और उस गुप्त काल के मंदिर अपने को कहां से प्राप्त होते हैं? चार चौमा, लिख लो। यहां से गुप्तकालीन मंदिर प्राप्त होते हैं, यहां से गुप्तकालीन मंदिर प्राप्त होते हैं। टेम्पल्स ऑफ गुप्ता पीरियड वर बिल्ट हियर। टेम्पल्स ऑफ गुप्ता पीरियड वर बिल्ट हियर। बस ये 4 सेंटर है। बताओ कौन कौन से, दोबारा देख लो। बयाना, बड़वा, बाडोली। गुप्त काल की इतनी जानकारी अपने पास। अब आ गया जो गुप्तोत्तर काल, पोस्ट गुप्ताज पीरियड। इसको गुप्तोत्तर काल भी कहते हैं। इसका एक नाम है त्रिपक्षीय संघर्ष का काल, है ना? त्रिपक्षीय संघर्ष का काल, ट्राई पार्टी स्ट्रगल पीरियड, इसी का नाम है राजपूत काल, राजपूत एरा। या इसी को आप बोल सकते हो पूर्व मध्यकाल, प्री मिडाइवल। सर एक ही बात है, कुछ ही कहो इनको। कुछ ही कर दो आप। राजपूत एरा, प्री मिडाइवल एरा, ट्रिपल पार्टी स्ट्रगल एरा, पोस्ट गुप्ताज एरा। और इसका सबसे बड़ा सेंटर था अपना भीनमाल। लिख लो केंद्र, और केंद्र लगा लिखो भीनमाल। और यहां एक वंश हुआ करता था चावड़ा। कौन सा वंश था? देख लो, यहां पर चावड़ा वंश का शासन था। चावड़ा डायनेस्टी रूल्ड हियर। यहां पर चावड़ा वंश का शासन था, चावड़ा डायनेस्टी रूल्ड हियर। चावड़ा वंश का शासन था। कौन से वंश का शासन था? एक वहां सिरोही से एक अभिलेख मिला हमने, बसंतगढ़। कौन सा अभिलेख है? बसंतगढ़ अभिलेख में चावड़ा वंश की जानकारी है इनकी, लिख लो। बसंतगढ़ अभिलेख से चावड़ा वंश की जानकारी मिलती है। बसंतगढ़ सिरोही वाला बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट चावड़ा डायनेस्टी। बसंतगढ़ अभिलेख से चावड़ा वंश की जानकारी मिलती है। बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट चावड़ा डायनेस्टी। यही वो अभिलेख है जिसमें सबसे पहली बार राजस्थान शब्द है। राजस्थान शब्द की जानकारी पहली बार कहीं मिलती है तो कहां पे मिलती है? लिख लो, इसी अभिलेख में, इन दिस इंस्क्रिप्शन। इसी अभिलेख में, इन दिस इंस्क्रिप्शन।
पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है, फर्स्ट टाइम वर्ड राजस्थान इज यूज्ड। पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था, ये लिख लो, किया गया था। फर्स्ट टाइम वर्ड राजस्थान वाज यूज्ड, वाज मेंशन्ड। पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था, फर्स्ट टाइम वर्ड राजस्थान वाज मेंशन्ड, वाज यूज्ड। और जब यहाँ चावड़ाओं का राज था, तो चावड़ाओं के टाइम में वो दो महान विद्वान हुए यहाँ पे, माघ और ब्रह्मगुप्त। कौन कौन हुए थे? कवि माघ शिशुपाल वध वाले अपने पढ़ते हैं, ब्रह्मगुप्त आपको नरेंद्र सर ने 2 जगह पढ़ाए होंगे, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खादे पढ़ा होगा, अल सिंध हिंद और अल अरकंद पढ़ते हैं। तो ये दोनों इस गुप्तोत्तर काल के विद्वान है, और यहाँ के भीनमाल के दोनों, कहाँ के? और चावड़ाओं के राज में थे दोनों के दोनों, तो लिख लो। कवि माघ तथा ब्रह्मगुप्त भीनमाल से संबंधित है। पोइट माघ एंड ब्रह्मगुप्त बिलोंग्ड टू भीनमाल। कवि माघ तथा ब्रह्मगुप्त भीनमाल से संबंधित थे। पोइट माघ एंड ब्रह्मगुप्त बिलोंग्ड टू भीनमाल, भीनमाल से संबंधित है, बिलोंग्ड टू भीनमाल। हवेनसांग आके गया था यहाँ पे, उसने यात्रा की थी भीनमाल की। वो बैराठ भी आके गया था, यहां पर भी आके गया था, लिख लो। हवेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। हवेनसांग विजिटेड भीनमाल। हवेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। हवेनसांग विजिटेड भीनमाल। भीनमाल की यात्रा की थी, और वो अपनी चाइनीज भाषा में भीनमाल का नाम लिखता है पी लो मोलो। क्या लिखता है? पी लो मोलो, लिख लो। उसने भीनमाल को पी लो मोलो कहा है। He called भीनमाल एज पी लो मोलो, चाइनीज नाम है। तो उसने बैराठ को भी कोई ऐसा है, पी लो यो तो लो, ऐसा कुछ का है। खुद की किताब भी उसकी ऐसी ऐसी यू की। उसने भीनमाल को पी लो मोलो कहा था। ही कॉल्ड भीनमाल एज पी लो मोलो। वो तो हम 12th क्लास में केमिस्ट्री की ट्यूशन जाते हैं सर के पास, तो केमिस्ट्री में होता और ऑर्गेनिक होती है वो, जिसमें लंबे लंबे से नाम होते, तो नाम होते थे 3 ब्यूटाडाइन 4 हेक्साडाइन ऐसे। तो सर ये ऐसे नाम क्यों, ऐसा यार इनके नाम ऐसे क्यों पड़े? तो कहते यार नाम, तेरा नाम कैसे पड़ा, तेरा नाम राजवीर क्यों है? जरा वो तो ब्राह्मण निकाल के गया, पंडित जी कह के गए कि फलाने अक्षर पे नाम निकालो, तो घर वालों ने फलाने अक्षर पे नाम निकाल दिया। तो उनका वैसे ही वैज्ञानिकों ने बताया भाई इस तरीके से नाम निकालो, निकाल दिया। फिर वो हंसते ही हुए कि देखो इंडिया में तो बच्चा जब पैदा होता है तो ब्राह्मण आता है, और ब्राह्मण आके बताता, पंडित जी बताते हैं भाई रै पे रखो, च पे रखो, पै पे रखो, सै पे रखो, और फिर घर वाले उस हिसाब से नाम रख लेते। तो चाइना में से नहीं होता। तो सर चाइना में क्या होता कि बर्तन पटकते हैं ऊपर से, कि ऊपर से बर्तन पटका भाई चुंग चंग हंग, जो बर्तन की आवाज है वही टाबर के नाम है, सुंग मुंग हुंग, तो ऐसे कोई चुंग चांग सुंग मुंग कुछ ही नाम रख लेते हैं। तो वो बात है, तो हवेनसांग ने अपने भीनमाल का नाम ही क्या कर दिया, पीलो मोल। वो यहाँ की यात्रा करके गया था। अच्छा, भीनमाल पे पहले चावड़ाओं का कब्जा था, बाद में भीनमाल पे कब्जा कर लिया था आपके गुर्जर प्रतिहारों ने। किसने कर लिया था? देख लो, देखो कालांतर में भीनमाल गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। लेटर ऑन भीनमाल वाज कैपिटल ऑफ गुर्जर प्रतिहार्स। कालांतर में भीनमाल गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। लेटर ऑन भीनमाल वाज कैपिटल ऑफ गुर्जर प्रतिहार्स। भीनमाल गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। उत्खनन किसने किया बाद में? आरसी अग्रवाल का उत्खनन किया हुआ, लिख लो। उत्खनन करता रतन चंद्र अग्रवाल। क्या क्या प्राप्त होता है, लिख लो। साक्ष्य एविडेंस किस किस के मिले, वस्तुएं क्या क्या मिली हमें यहां से भीनमाल से? एक तो एम्फोरा मिला है रोम का, रोमन एम्फोरा। लिखो आप, ऐसे कैसे उतार लो रोमन एम्फोरा, मैं बता दूंगा क्या होता है। रोमन से तो पता चलता है रोम से आया होगा, इसका मतलब व्यापार वाणिज्य करते होंगे यहाँ पर लोग, तो रोम की कोई चीज यहाँ पर आ गई। एम्फोरा दारू के पैक हुआ करते हैं।
कांच के बर्तन हुआ करते शराब पीने के लिए, गिलास जैसा कुछ होता होगा, तो उसको एम्फोरा बोला। सूरापात्र, सूरापात्री कहा करते थे, तो रोमन एम्फोरा मिला। एक सुराही मिली है, सुराही तो समझते हो, बर्तन टाइप का कुछ, जिसके दोनों साइड में हैंडल है। कि भाई उधर से अपने को ईरान वाले जलपात्र मिले, उनमें तो हैंडल है ही नहीं, यहाँ पे अपने को मिले हैं जिसके दोनों साइड में हैंडल है। दुहत्ती सुराही लिख लो, डबल हैंडल सुराही। डबल हैंडल सुराही बर्तन है, सुराही, दुहत्ती सुराही। अब भाई जब आपके पूर्व मध्यकाल आ गया, तो पूर्व मध्यकाल के बाद में क्या शुरू हो जाएगा? मध्यकाल। और मध्यकाल की पूरी हिस्ट्री अपनी पढ़ी हुई। फिर तो वंश आ गए, मेवाड़न मारवाड़न, वो अपने पूरा पढ़ लिया। पर बीच बीच में कई सेंटर चूक गए, जो रह गए अपने वो लिख लेते हैं। लिखो अन्य पुरातात्विक स्थल। एक बार सीधा सीधा सा आ गया, बीच में कोई जिनके बारे में एक एक दो दो बातें थी वो रह गए, तो वो अपने अलग पढ़ लेते हैं। अदर आर्कियोलॉजिकल साइट्स, अन्य पुरातात्विक स्थल। गणेश्वर, कौन सा है? सिक्कर में, सिक्कर में एक नदी है कांतली। कौन सी नदी है? तो कांतली नदी के किनारे लिख लो। सिक्कर जिले में कांतली नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर कांतली इन सिक्कर डिस्ट्रिक्ट। सिक्कर जिले में सिक्कर जिले में कांतली नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर कांतली इन सिक्कर डिस्ट्रिक्ट। तांबे वाली जितनी सभ्यता, उनमें सबसे पुरानी कोई सभ्यता है तो वो कौन सी है? तो गणेश्वर का नाम ही पड़ गया, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। क्या बोलते हैं? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी लिख लो। इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज मदर ऑफ कॉपर एज सिविलाइजेशन। इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज कॉपर एज सिविलाइजेशन। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, मदर ऑफ कॉपर एज सिविलाइजेशन। यहां से हमें पत्थर का बांध मिलता है। किसका बांध मिलता है? रॉक डैम, पत्थर के बांध मिलते हैं। क्यों बनाए गए होंगे बांध? कि नदी में बाढ़ आती होगी, नदी में बाढ़ आती होगी, तो बाढ़ को रोकने के लिए क्या बनाया गया? तो फ्लड प्रोटेक्शन के लिए पत्थर के बांध प्राप्त होते हैं। लिख लो, यहां से हमें पत्थर का बांध प्राप्त हुआ है। वी गोट रॉक डैम फ्रॉम हियर। नदी के पास में तो ये संभावना तो रही होगी हमेशा बाढ़ की। पत्थर का बांध प्राप्त होता है, पत्थर के बांध प्राप्त हुआ। वी गोट रॉक डैम फ्रॉम हियर। अगला सेंटर लिखो, सुनारी। अगला सेंटर है, अगले सेंटर का नाम है सुनारी। झुंझुनू जिले में कांतली नदी किनारे, कांतली दो ही जिलों में बहती है, सीकर और झुंझुनू। झुंझुनू जिले में कांतली नदी के किनारे स्थित है। झुंझुनू जिले में कांतली नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर कांतली इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, वो जो सभ्यता है ऊपर वाली गणेश्वर, वो कैसी है? तांबे वाली। ये लोहे की सभ्यता है, लोहा युगीन सभ्यता लिख लो। यह लोहा युगीन सभ्यता है। इट इज आयरन एज साइट। इट इज एन आयरन एज साइट। यह लोहा युगीन सभ्यता है। अच्छा बताओ, लोहा कौन से काल में है? वैदिक काल, है ना? तो ये बस्ती किसने बसाई? वैदिक आर्यों ने। किसने बसाई? लिख लो, इस बस्ती का विकास वैदिक आर्यों द्वारा किया गया। वैदिक आर्य डेवलप्ड दिस कॉलोनी। इस बस्ती का विकास वैदिक आर्यों द्वारा किया गया। वैदिक आर्यस डेवलप्ड दिस कॉलोनी। हम कहते हैं कि जो आर्यंस थे वो घोड़ों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? घोड़ों का। तो यहां से हमें घोड़े के रथ मिले।
कि घोड़े से खींचे जाने वाले रथ, हॉर्स पुल्ड कैरियट, कैरियट बोलते हो चैरियट बोलते हो, वो चैरियट कैरियट जो भी होता है वो लिखो। साक्ष्य लिख लो, एविडेंस किसके, साक्ष्य एविडेंस, घोड़े से खींचे जाने वाले रथ, हॉर्स पुल्ड कैरियट, हॉर्स पुल्ड चैरियट। चावल, चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, देख लो चावल, राइस। नदी किनारे की सभ्यता रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है चावल वगैरह उगाते होंगे। ये अब आपके सुनारी सेंटर हो गए। अगला सेंटर लिखो आप, ईसवाल। ईसवाल उदयपुर में, कोष्टक में लिख लो उदयपुर। आगे बस जगह के नाम ना मिया, ज्यादा कोई बातें हैं नहीं इनमें। उदयपुर, लोहा मिला है और बड़ी मात्रा में लोहा प्राप्त होता है, इसका मतलब यहां उद्योग रहा होगा। क्या रहा होगा, तो नाम ही पड़ गया औद्योगिक नगरी। क्या बोलते हैं इसको, लिख लो, इसे औद्योगिक नगरी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सिटी, इसे औद्योगिक नगरी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सिटी। क्या कहा जाता है इसे, और क्वेश्चन लिख लो लोहा, ताकि याद रहेगा थोड़ा। अगला सेंटर लिखो कुराड़ा। कुराड़ा, नागौर में जगह है, कोष्टक में नागौर लिखना। यहां से हमें, आप वैसे देखो हस्तकला पढ़ाई थी मैंने, हस्तकला में पढ़ाया था कि नागौर से हमें क्या प्राप्त होते हैं, खेती के औजार। यहां से खूब सारे औजार मिले, इसका मतलब कि खेती के औजार नागौर में पुराने काल से बन रहे हैं, आज नहीं बनते हैं। नाम पड़ गया औजारों की नगरी। क्या नाम पड़ गया, लिख लो। हमें यहां से खेती के औजार प्राप्त होते हैं। वी गॉट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स फ्रॉम हियर, वी गॉट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स फ्रॉम हियर। हमें यहां से खेती के औजार प्राप्त होते हैं। वी गॉट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स फ्रॉम हियर। अतः इसे औजारों की नगरी कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज सिटी ऑफ इक्विपमेंट्स। अतः इसे औजारों की नगरी कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज सिटी ऑफ इक्विपमेंट्स। सेंटर लिखो जोधपुरा। ये जयपुर के अंदर है जोधपुरा। जयपुर में एक नदी है साबी। कौन सी नदी है, लिख लो, जयपुर में साबी नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर साबी इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट। जयपुर में साबी नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर साबी इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट। जयपुर में साबी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे स्थित है, गणेश्वर और जोधपुरा समकालीन है, इसलिए इस पूरी सभ्यता को बोलते थे गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता। क्या बोलते थे, लिखो, यह गणेश्वर सभ्यता के समकालीन था। इट वॉज कंटेम्पररी टू गणेश्वर सिविलाइजेशन। यह गणेश्वर सभ्यता के समकालीन था। इट वॉज कंटेम्पररी टू गणेश्वर सिविलाइजेशन। कौन सी सभ्यता के समकालीन था, गणेश्वर सभ्यता। सेंटर का नाम लिखो बरोर। बरोर, गंगानगर में, कोस्टम बस श्री गंगानगर लिख लो, जगह के नाम नाम और कुछ ही नहीं। अब सेंटर का नाम लिखो एलाना। जालोर, कोई सिंपल पूछेगा जालोर में कौन सा पुरातात्विक स्थल है, तो कौन सा है, एलाना। एक सेंटर का नाम लिखो नलियासर। नलियासर,
सांबर जयपुर, कौन सा सांबर जयपुर। तो ये मुख्य मुख्य से सेंटर है अपने जो अलग मिले थे। थोड़े जो ये पुराने सेंटर है यहाँ से हमें रॉक पेंटिंग्स मिलती है खूब सारी। मैं अलग से बता देता हूँ रॉक पेंटिंग्स कहाँ कहाँ से मिली। एक हेडिंग डालो शैल चित्र रॉक पेंटिंग्स, जगह के नाम नाम है रॉक पेंटिंग्स शैल चित्र। सबसे पुराने सबसे यूं ज्यादा शैल चित्र यदि कहीं से मिले तो वो जगह तो है बेराट। बेराट तो कहाँ हो गया आपका जयपुर। चंबल नदी वाले इलाके में दो तीन जगह से मिले अपने को, जैसे रावत भाटा, कन्यादह और अलनिया। ये चंबल नदी वाला इलाका है। इस इलाके में हमें खूब सारे शैल चित्र मिले। नदियों के इलाकों में मिलेंगे चंबल नदी क्षेत्र, चंबल रिवर एरिया। एक सेंटर है गरदड़ा, बूंदी के अंदर है, छाजा नदी क्षेत्र में। ऊपर वाले कोटा में ये ज्यादातर। दो सेंटर डडीकर और हरसोरा। ये अलवर में। एक सिक्कर में एक सेंटर है सोहनपुरा। सिक्कर सिक्कर सॉरी। कोई मेंस में भी कभी पूछ लेगी राजस्थान के चार ऐसे साइट्स बताइए जहां से हमें रॉक पेंटिंग्स प्राप्त होती है, तो नाम बता दोगे कौन कौन से। अलनिया वाली पेंटिंग सबसे सुंदर है इनमें। अलनिया वाली जो पेंटिंग थी इनकी खोज करने वाले बंदे का नाम है जगत नारायण। ये मेरे को याद है एक बार क्वेश्चन था कि अलनिया के शैल चित्रों की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, जगत नारायण। लिख लेना अलग से एक पॉइंट। जगत नारायण ने अलनिया के शैल चित्रों की खोज की थी। जगत नारायण डिस्कवर्ड अलनिया रॉक पेंटिंग्स। कोटा में जगह अलनिया। अलनिया के शैल चित्रों की खोज किसने की थी, जगत नारायण डिस्कवर्ड अलनिया रॉक पेंटिंग्स। ठीक है। तो शैल चित्र कहां कहां से मिले, जयपुर में कहां से, बेराट। चंबल नदी वाला जो कोटा का इलाका उसमें रावत भाटा, कन्यादा और अलनिया। अलनिया वाले शैल चित्र किसने खोजे, बूंदी में कौन सा, गरदड़ा। कौन सी नदी का इलाका है, छाजा नदी का इलाका है। अलवर में डडीकर और हरसोरा, और सिक्कर में सिंपल कोई आएगा सोहनपुरा में हमें शैल चित्र प्राप्त होते हैं। यह राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है ना। डडीकर तथा हरसोरा दो प्राचीन शैलकालीन क्षेत्रों के स्थल है। वो कौन से जिले में, तो कौन से जिले में, या कभी क्वेश्चन आएगा डडीकर, सोहनपुरा, बेराट, कन्यादय या गरदड़ा, मिलान कीजिए। तो लिख देगा अलवर, सिक्कर, बूंदी, इस जयपुर को नाम लिख देगा तो आप मिलान कर सकते हैं आपस में। डिस्ट्रिक्ट के नाम पूछेंगे और कुछ नहीं। अपने कल्चर में पढ़ाए जाने लायक जितने टॉपिक है वो इतने ही है जिनको पढ़ाया जाना चाहिए, मतलब आपने लिखाए जाने वाले टॉपिक। वैसे अपने जो सिलेबस के अंदर हो रहे जो अपने नहीं पढ़े वो टॉपिक मैं बता दूं। एक मैंने नहीं लिखा है इसके अंदर आपको वाद्य यंत्र, एक में नहीं लिखाए होंगे आपको आभूषण, एक वो नहीं लिखवाई होगी छतरियां और महल, छतरियां, हवेलियां और महल। अब मंदिर मान लो, वैसे तो खूब सारे मंदिर पढ़ लेते हैं अपने, छोटे मोटे मंदिर फिर भी बच जाते हैं। ये दो वाले टॉपिक, ये
बेसिकली टॉपिक ऐसे हैं कि वाद्य यंत्र लिखने बैठो तो वाद्य यंत्र 150, तो फिर बजाते ही रहो, है ना। भाई मैं 4 दिन बैठ कर यहाँ बोलता रहूं लिखो ये इस प्रकार का वाद्य यंत्र है, इसमें ये लगा होता है, इसमें ये लगा होता है, तो लिखवा लिखवा के न तो प्रैक्टिकल है वो बात, ना किसी प्रकार से पॉसिबल है वो चीजें कि वैसे करवाए जा सकते हैं। मैं नोट्स दे दूंगा आपको, आप पढ़ लेना उनको एक बार, फिर मैं एक दिन यहाँ क्लास के अंदर वो दिखा दिखा के आपको याद करवा दूंगा बनिस्बत लिखाने के, कि वैसे यूं एक एक लिखवाएंगे तो भले 10 दिन तक इनको चलाते रहो, ना तो वो चीजें फ्रूटफुल है ना उसका उतना इनपुट है। इससे अच्छा आप नोट्स में एक बार पढ़ के रखना उनको थोड़ा सा, फिर आपके सामने नोट्स पढ़े होंगे मैं उनको याद करवा दूंगा। और मैंने हमेशा देखा क्लास में कि जिन क्लासों में लिखाए उसकी बनिस्बत जिन क्लासों में मैंने वैसे पढ़ा दिए उनमें बच्चों का आउटपुट ज्यादा ही था। और एक तो वो वीडियो बाद में खूब हिट हुआ था, पिछली बार मैंने प्री वालों को एक बैच में पढ़ा दिया था, एक क्या सारे बैच इकट्ठे करके पढ़ाए कि भाई जिन जिन को वाद्य यंत्र पढ़ने वो सारे आ जाना। तो उधर वाले 3 रूम के अंदर स्क्रीन लगा के वैसे पढ़ाए कि 700 बच्चे इस रूम में आ गए, ये बैठ जाओ, नीचे वाले में बैठ जाओ, 700 स्क्रीन लगी हुई है देख लो, ऊपर वाद्य यंत्र बज रहे हैं तुम्हें सुनते रहेंगे नीचे, और नीचे वाले में और बैठ जाओ। तो 2-1000 बच्चे एक साथ बैठे थे, सबको एक साथ ही पढ़ा पढ़ू दिए थे। और वो देखना भी हो वीडियो, उसमें बच्चे जोर जोर से बोल भी रहे हैं, मैं यूं पूछ रहा हूँ और वो जोर जोर से आवाजें भी आ रही है, वो खूब याद भी हो गए थे बच्चों को। मैं अगले दिन जाके पूछता तो उनको भी खूब सारे याद होते। सेम आभूषण वाली बात है कि नाक के 15 आभूषण, फलाने के 15 आभूषण, तो एक दिन अपने यहाँ पे एक लुगाई की फोटो कोरेंगे, उसको सारे आभूषण पहनाएंगे और मैं एक एक यूं बोलूंगा कि बोलो नाक में कौन कौन से, आप बोलना, तो अपने उससे याद होने की संभावना बढ़ जाएगी। सेम इनमें बात है। तो मैं नवीन जी कर दूंगा, वो 1-2 दिन में आपको कोई नोट्स पकड़ा देंगे, तो इन नोट्स को एक बार पढ़ के रखना, अगली बार मैं जब कभी क्लास के अंदर आऊंगा तो मैं सबसे पहले यही करवा दूंगा। फिर इसके बाद में अपने टॉपिक बचते हैं मॉडर्न राजस्थान वाले, 57 की क्रांति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, जनजाति। अगला जब कभी वापस क्लास का कोई वापस आएगा वही बचा है मेरे वाले सिलेबस में ले दे के, तो अगली बार मैं जब भी आऊंगा तो 15-1 दिन का वो मैटर है, 12-13 दिन का, मानो 15 लगते ही नहीं, 12-13 दिन के अंदर वो कर लेंगे, तब मैं सबसे पहले 2-3 ये करवा दूं। कल से आपकी क्लास लगाएंगे ज्योग्राफी की, है ना, कि भाई एक तरीका तो है कि मैं इनको लेके 7-8 दिन और बैठा रहूं, इसकी अपेक्षा आप ज्योग्राफी पढ़े, ये थोड़े थोड़े से मैं नवीन जी को दूंगा, नोट्स दे देंगे, आप नोट्स पढ़ के रखें, अगली बार जब भी आऊं तो 2 दिन इनमें, 2 दिन ये पढ़ेंगे और 15 दिन की वो जो क्लास है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। अब घर जाओ। है कल ज्योग्राफी मैम आएंगे तो ज्योग्राफी की लेके आना।